माई सेल्फ राहुल गुनावत और आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्टरी पीरियड के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो रिफ्रैक्टरी पीरियड के अंदर इस रिफ्रैक्टरी पीरियड को देखने से पहले अपन को जो सोडियम चैनल और जो वोल्टेज गेटेड चैनल हैं इनके बारे में जानना जरूरी है। और फिर अपन देखेंगे कि इसके जो फेज है वो तीन तरह के फेज देखेंगे अपन यहाँ पे, एक रेस्टिंग फेज, डिपोलराइजेशन फेज, रिपोलराइजेशन फेज और एक हाइपर पोलराइजेशन फेज। तो जनरली तीन तरह की कंडीशन देखेंगे, डिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन और हाइपर पोलराइजेशन, ये सारी कंडीशन देखेंगे और उसके साथ में एक रेस्टिंग कंडीशन भी अपन देखेंगे। तभी अपन रिफ्रैक्टरी पीरियड को समझ सकते हैं, तभी अपन को रिफ्रैक्टरी पीरियड ढंग से समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि जो सोडियम चैनल्स होते हैं, जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है और कैसा स्ट्रक्चर उसका होता है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस स्ट्रक्चर को देखिएगा, ये एक सोडियम चैनल और वोल्टेज गेटेड का चैनल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो सोडियम है वो एक सोडियम के एक इनएक्टिव गेट है, ये वाला इनएक्टिव गेट है और ये वाला एक्टिव गेट है। और ये वाले जो ग्रीन कलर से मैंने शो कर रखी है दोनों साइडों में, ये एक तरह की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और अपन यहाँ पे देखेंगे कि कब जो हमारा जो इसके अंदर जो इनएक्टिव गेट है, कब ये कभी क्या होता है कि इनएक्टिव गेट है क्लोज हो जाता है और फिर उस टाइम एक्टिव गेट ये वाला चैनल से ये ओपन हो जाता है। और फिर कभी जो एक्टिव गेट है वो क्लोज हो जाता है और ये वाला जो गेट है ये ओपन हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि कभी ये बंद है, ये ओपन है, कभी ये बंद है, कभी ये ओपन है। तो अपन देखेंगे यहाँ पे कि कब तो इनएक्टिव गेट क्लोज रहता है और कब ये ओपन होता है और कब ये एक्टिव गेट क्लोज रहता है और कब ये जो गेट है ये ओपन होता है। तो सारी कंडीशन देखते हैं। उससे पहले मैं ग्राफ को देखना चाहूँगा, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि -17 मिलीवोल्ट की अगर बात की जाए, ये अगर -70 मिलीवोल्ट अगर एक्शन पोटेंशियल है और ये एक्शन पोटेंशियल और टाइम का ग्राफ है, तो जब -17 मिलीवोल्ट पे एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल प्रेजेंट होती है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितनी होती है, -70 मिलीवोल्ट। और जब -70 मिलीवोल्ट है तो इस समय क्या हो जाता है कि हमारे जो सोडियम जो लीकी चैनल्स होते हैं उनके द्वारा क्या होता है कि जो सोडियम है, जो सोडियम आयन है वो क्या है, बाहर चले जाते हैं। और जब सोडियम आयन्स बाहर चले जाते हैं तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ इस स्टेज के अंदर जो सोडियम है वो बाहर चले जाते हैं। क्यों बाहर चले जाते हैं? क्योंकि अंदर की तरफ क्या होता है कि इस स्टेज के अंदर की तरफ क्या है कि जो पोटेशियम आयन है वो पोटेशियम आयन है अंदर की तरफ ज्यादा है। अगर पोटेशियम आयन अंदर की तरफ ज्यादा है, सोडियम क्या है, बाहर की तरफ ज्यादा। अगर सोडियम बाहर की तरफ ज्यादा है और पोटेशियम अंदर की तरफ ज्यादा है, तो वो सोडियम और पोटेशियम का जो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए जो अंदर की तरफ जो पोटेशियम आयन्स है वो ज्यादा है, तो वो बाहर से अंदर से वो क्या है, बाहर जाएंगे। तो अंदर से जो पोटेशियम आयन्स है वो बाहर आ रहे हैं, मतलब किसके द्वारा आ रहे हैं, वो एक पोटेशियम लीकी चैनल्स प्रेजेंट होता है। उस पोटेशियम लीकी चैनल्स के द्वारा जो पोटेशियम आयन्स है वो अंदर अंदर ज्यादा होते हैं, तो अंदर ज्यादा से वो बाहर आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि वो मेम्ब्रेन जो है उसको तो इक्विलिब्रियम तो मेंटेन करना है ना उसको। तो सोडियम और पोटेशियम का इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए उसको जो पोटेशियम आयन्स है वो सोडियम आयन्स है वो बाहर, जो पोटेशियम आयन्स है वो बाहर आते हैं। और यहाँ पे जो मैंने आप चेकआउट कर लीजिएगा, यहाँ से देख लीजिएगा, क्वेरी के अंदर मैंने ये लिखा है कि इस स्टेज के अंदर जो रेस्टिंग स्टेज है, ये रेस्टिंग स्टेज के अंदर क्या होता है कि अंदर की तरफ पोटेशियम आयन्स है वो ज्यादा होते हैं और सोडियम आयन्स है वो बाहर की तरफ ज्यादा होते हैं। तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए सोडियम और पोटेशियम और एटीपीज पंप है, इसका इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए जो अंदर की तरफ जो पोटेशियम आयन्स ज्यादा है वो अंदर से क्या, बाहर की तरफ आएंगे। और वो किसके द्वारा आएंगे, पोटेशियम लीकी चैनल्स के द्वारा आएंगे। तो ये सारी कंडीशन होती है हमारी रेस्टिंग स्टेज के अंदर। करेक्ट, समझ में आ गया? फिर उसके बाद में अगर कोई भी किसी भी तरह का अगर ये रेस्टिंग स्टेज के बाद में अगर उसको अपन किसी भी तरह से कोई अगर स्टिमुलस, जिसकी वजह से होता क्या है कि जो पोटेशियम आयन्स जो बाहर आ गई, जिसकी वजह से जो मेम्ब्रेन है वो नेगेटिव हो गई, और वो मेम्ब्रेन नेगेटिव हो गई, वो -70 से -55 मिलीवोल्ट हो जाएगी। और इस -50 मिलीवोल्ट पे अगर कोई भी किसी भी तरह के जैसे टच करते हैं, कोई सेंसरी न्यूरॉन्स, अगर कोई सेंसेशन न्यूरॉन्स की अगर बात की जाए, वो हमारी न्यूरॉन्स कि अगर कोई टच करते हैं तो उस समय
क्या है कि जो सोडियम आइंस है उसकी एंट्री होती है, सोडियम आइंस का इन्फ्लक्स होता है उस समय, उस कंडीशन में। तो अब यहाँ पे अगर कोई भी किसी भी तरह का, अगर रेस्टिंग की कंडीशन के बाद अगर कोई भी किसी भी तरह का स्टिमुलस दिया उसको, तो स्टिमुलस देने के बाद फिर वो क्या होता है कि एक जो हमारे जो सोडियम है उस कंडीशन के अंदर जो सोडियम है अगर बाहर होते हैं तो वो सारे बाहर ही होंगे, मतलब सोडियम अंदर नहीं जा सकते। फिर अगर सोडियम है, अगर सोडियम बाहर है तो सारे सोडियम बाहर ही होंगे, वो अंदर नहीं जा सकते। और इस स्टेज के अंदर क्या होता है, इस रेस्टिंग स्टेज के अंदर एक चीज और बता देता हूं। रेस्टिंग स्टेज के अंदर क्या होता है कि मैंने कहा था कि ये वाला क्या है, ये वाला एक तरह का है कौन सा गेटेड है, ये वाला है एक इनएक्टिव गेट, ये वाला है एक एक्टिव गेट। तो इस स्टेज के अंदर जो एक एक्टिव गेट है वो एक्टिव गेट तो क्लोज है, ये दिख रहा होगा आपको, एक्टिव गेट है वो तो क्लोज है, और जो इनएक्टिव गेट है वो ओपन है। तो जब इस स्टेज रेस्टिंग स्टेज के अंदर जो एक इनएक्टिव गेट तो क्लोज है और एक्टिव गेट ओपन है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है जो मैंने अभी बताया कि अगर सोडियम है, अगर वो बाहर है तो सारे सोडियम आइंस बाहर ही रहेंगे, मतलब वो अंदर नहीं आएगा, क्योंकि इस समय क्या है कि जो वोल्टेज गेटेड चैनल है, जो एक एक्टिव वाला जो गेटेड चैनल है ये क्लोज है, करेक्ट। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कौन सी स्टेज में सोडियम है उसका इनफ्लक्स होता है वो, और इस स्टेज के अंदर अपन सबके अंदर देखेंगे कि कौन कौन सी स्टेज के अंदर जो सोडियम का इनफ्लक्स होता है, वो सारी चीजें अपन देखेंगे। अपन देखेंगे कि 3 जगह अपन सोडियम के बारे में बात करेंगे, सोडियम गेटेड के चैनल पढ़ेंगे। यहाँ पे भी सोडियम का अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी सोडियम का इन्फ्लक्स नहीं होता, क्योंकि ये वाला चैनल बंद है और ये क्लोज है कि नहीं। तो यहाँ से भी सोडियम बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे भी अपन देखेंगे कि ये वाला अब की बार ये इनएक्टिव गेटेड है, ये क्लोज है, और ये ओपन है एक्टिव वाला, तो यहाँ से भी सोडियम बाहर निकल जाएगा। ओनली ये डिपोलराइजेशन के अंदर ही एक ऐसा स्टेज आता है जहां पे कोई भी किसी भी तरह का जो सोडियम आयंस है, वो कहने का मतलब अपन देखेंगे कि वो एक सोडियम आयंस की एंट्री होती है, और इस स्टेज के अंदर दोनों के दोनों जो गेटेड चैनल्स है, जो इनएक्टिव गेट है और जो एक्टिव गेट है, दोनों के दोनों गेट है, ये क्या है, एक तरह का ओपन रहता है। तो इस कंडीशन के अंदर सोडियम का इन्फ्लक्स होता है। बाकी इन दोनों कंडीशन के अंदर किसी भी तरह का कोई सोडियम है, उस सोडियम का इन्फ्लक्स नहीं हो पाता। फिर स्टिमुलस के बाद में अपन कोई भी किसी भी तरह का थ्रेशोल्ड स्टेज आता है। तो थ्रेशोल्ड के बाद में यहां से लेके यहां तक ये वाला जो सारा स्टेज है, ये डिपोलराइजेशन स्टेज है। डिपोलराइजेशन की अगर बात की जाए तो डिपोलराइजेशन का मतलब क्या है, डिपोलराइजेशन का मतलब ये है कि सोडियम अचानक से फायरिंग हो जाना, करेक्ट। मतलब सोडियम अचानक से फायरिंग हो जाना मतलब सोडियम का इन्फ्लक्स हो जाना, और यहाँ पे सोडियम का इन्फ्लक्स हो गया, मतलब दोनों गेटेड है वो ओपन है। अगर दोनों ओपन है तो यहाँ पे सोडियम है, सोडियम की अचानक फायरिंग हो रही है, मतलब सोडियम है वो अंदर आएगा। मैंने कहा कि इन दोनों स्टेज के अंदर किसी भी तरह से सोडियम की एंट्री नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर ये क्लोज है, इसके अंदर ये वाला क्लोज है। अगर ये एक ऐसा स्टेज है जिसके अंदर ये वाला जो एक इनएक्टिव गेट और एक्टिव गेट दोनों ही ओपन होते हैं, तो यहाँ पे जो सोडियम आयंस है उसकी अचानक से फायरिंग हो जाती है, अचानक से वो एंट्री कर जाता है। तो इस स्टेज को बोला जाता है एक एक्टिव स्टेज, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है इनएक्टिव स्टेज, और इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है रेस्टिंग स्टेज। 3 तरह की स्टेज पढ़ेंगे पर। अब जब उसके बाद में फिर ये यहाँ पे +30 पे जाता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे, मतलब +20 के अप्रोक्स की अगर बात करें, तो वहां पे से के बाद में ये क्या है, एक रिपोलराइजेशन स्टेज स्टार्ट हो जाता है। अब जब रिपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब इसका मतलब ये है, इस जगह अगर बात करो +20 पे, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये चैनल है, ये जो चैनल्स है, जो सोडियम का चैनल्स यहाँ पे ओपन हो रहा था, सोडियम का चैनल, ये सोडियम का चैनल्स यहाँ पे +20 और +30 के अप्रोक्स जाते जाते अचानक से ये जो चैनल्स है, ये जो सोडियम का जो चैनल्स है वो अचानक से इनएक्टिव हो जाता है, मतलब वो बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है वो। और जब वो अचानक से बंद हो जाता है उसके बाद में आ जाता है रिपोलराइजेशन स्टेज, करेक्ट। और इस स्टेज को जिसकी वजह से जब इनएक्टिव हो जाता है सोडियम चैनल्स यहाँ पे, तो इसकी वजह से इसको बोला जाता है एक इनएक्टिव स्टेज। अब यहाँ पे अब रिपोलराइजेशन स्टेज हो गया, तो इस कंडीशन के अंदर होता क्या है कि मैंने कहा कि ये इनएक्टिव चैनल से अब की बार ये वाला इनएक्टिव गेटेड चैनल से ये क्लोज है और एक्टिव वाला है वो ओपन है, जबकि यहाँ पे उल्टा हो रहा था, यहाँ पे एक्टिव वाला क्लोज था और ये वाला ओपन था। तो यहाँ से भी सोडियम बाहर निकल रहे थे, अब ये एक बंद है तो यहाँ से भी सोडियम बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि अंदर एंटर नहीं हो पाएगा। ओनली ये कंडीशन ऐसी है जहाँ पे सोडियम की एंट्री होगी, क्योंकि दोनों चैनल ओपन है।
अब उसके बाद में होता क्या है, रिपोलराइजेशन स्टेज के बाद में वो क्या करना चाहेगा, फिर से वो एक यहां से वो रेस्टिंग कंडीशन में आना चाहेगा, बट वो रेस्टिंग कंडीशन में नहीं आ पाता। तो कहने का मतलब ये है, अब मैं बात करता हूं रिफ्रैक्टरी पीरियड के बाद। तो अब रिफ्रैक्टरी पीरियड एक ऐसा पीरियड है, एक ऐसा टाइम है जब कोई भी किसी भी तरह के रिपोलराइजेशन में से जब अपन रेस्टिंग स्टेज में आते हैं तो इनके बीच का जो टाइम पीरियड होता है इसको बोला जाता है रिफ्रैक्टरी पीरियड। मतलब मैं ऐसा बोलूं कि रिपोलराइजेशन के इनएक्टिव स्टेज से हमारे जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के एक रेस्टिंग स्टेज तक आने में जो टाइम लगता है उसको बोला जाता है रिफ्रैक्टरी पीरियड, सिंपल शब्दों के अंदर। अब बात यह आ जाती है कि रिफ्रैक्टरी पीरियड भी दो तरह का होता है, एक होता है एब्सोल्यूट और एक होता है रिलेटिव। अब एब्सोल्यूट तो क्या होता है वो भी देख लेता हूं। रेस्टिंग होता है कि अगर यहां से लेके अगर मैं बात करूं यहां तक का, तो यहाँ पे जो सारी की सारी जगह है, यहां से लेके देखो यहां तक, यहाँ पे से लेके यहां तक इनएक्टिव है सारे के सारे जो सोडियम चैनल्स है कि नहीं, मतलब बंद है, क्लोज है, सोडियम की एंट्री नहीं हो रही। अब सोडियम की एंट्री नहीं हो रही मतलब यहां से यहां तक अगर मैं उसको कितना भी यहां से यहां के बीच का जो टाइम रहा होगा, इस टाइम को बोला जाता है एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। और ये कंप्लीट रेजिस्टेंस है। कंप्लीट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि अगर इसको मैं कितनी भी स्टिमुलाई दूं फिर भी ये क्या है, एक्टिव नहीं होगा। मतलब इसको अगर मैं कितना भी स्टिमुलाई दे दूं मतलब ये एक्टिव नहीं होगा, पूरा का पूरा ये कंप्लीट रेजिस्टेंस में होगा। एग्जांपल देके समझाता हूं। अगर मान लो अगर आपके एग्जाम आ जाते हैं या आपके एग्जाम आ जाते हैं, तो अगर एग्जाम में आपको एक दिन पहले बताया जाए कि आपके परसों से एग्जाम है और आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, करेक्ट। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, परसों से आपके एग्जाम है, आपको कुछ भी नहीं आता एग्जाम में, और सिलेबस इतना है कि देख के दिमाग खराब हो जाता है, करेक्ट। सिलेबस इतना है कि देख के दिमाग खराब हो जाता है। मतलब मैं ऐसा बोलूं कि अगर कोई अपन को बोलता है यार पढ़ ले, तेरे परसों से पेपर है, तो कोई मेरे को कितना भी स्टिमुलस दे रहा है पर मेरे ऊपर जू तक नहीं रेख रही है, करेक्ट। मतलब मेरे को किसी भी तरह का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, किसी भी तरह से कोई ये अरे यार सिलेबस देख के दिमाग खराब हो गया, इतना सिलेबस है, एक दिन में कैसे पढ़ लूं मैं, एक दिन में कैसे पढ़ लूं, इतना सिलेबस है, तो मेरे मतलब कितना भी स्टिमुलस दूं कोई फर्क है नहीं पढ़ने वाला। तो ये वाला जो पीरियड होता है, अगर इसको मैं कितना भी स्टिमुलस दूं, अगर ये कंप्लीट पूरी तरह से एक रेजिस्टेंस होगा तो इस पीरियड को बोला जाता है एक एब्सोल्यूट पीरियड, रिफ्रैक्टरी पीरियड। और ये इस पे जो हमारी जो मेम्ब्रेन है वो एक्टिव नहीं होगी, रेस्टिंग कंडीशन में रह जाएगी। फिर उसके बाद में इसको रुकना तो यहाँ चाहिए था रेस्टिंग स्टेज में, पर ये एक रेस्टिंग स्टेज में नहीं रुकता, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है कि सोडियम जो पोटेशियम है उसका ज्यादा एक्स्ट्रा आउट बाहर की तरफ फ्लो हो जाता है, जिसके कारण ये यहाँ से मतलब ये एक हाइपर पोलराइजेशन स्टेज में आ जाता है। हाइपर पोलराइजेशन स्टेज का मतलब ही यही है कि ये एक्स्ट्रा पोटेशियम है वो आउटसाइड चला जाता है, करेक्ट। अब यहाँ पे अगर बात की जाए और यहाँ पे अगर मैं बात करूं, करेक्ट, अगर यहाँ पे बात की जाए, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे ये एक रेस्टिंग स्टेज में जाना चाहिए था, बट ये रेस्टिंग में ना जाकर ये हाइपर पोलराइजेशन स्टेज में जा गया। बट अब मेरे को लाना तो यार जब तो स्टिमुलाई दूंगा, फिर स्टिमुलाई के बाद में थ्रेशोल्ड में जाएगा, करेक्ट, और फिर वापस से डिपोलराइजेशन स्टेज करेगा, फिर वापस से डिपोलराइजेशन स्टेज में आएगा। तो इसको डिपोलराइजेशन करवाने के लिए, इस स्टेज को डिपोलराइजेशन करवाने के लिए पहले मेरे को रेस्टिंग स्टेज में तो लाना पड़ेगा ना यार। तो रेस्टिंग स्टेज में लाने के लिए अगर मैं यहां से अगर यहां रेस्टिंग स्टेज में लाता हूं, तो अब यहां से लेके यहां तक भी तो इसका भी तो ये भी तो एक टाइम पीरियड रहा होगा। तो ये जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड है, इसको बोला जाता है रिलेटिव। और ये रिलेटिव टाइम पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड है, अगर इसको मैं स्ट्रांगली स्टिमुलाई दे देता हूं तब ये क्या है, एक्टिव हो जाता है। कैसे, इसको भी एग्जांपल देके समझाता हूं। मैंने यहाँ पे कहा था कि अगर यहाँ पे कितना भी स्टिमुलस दूं, अगर कितना भी बोलूं किसी स्टूडेंट को कि परसों से तेरे एग्जाम में पढ़ ले यार, पर वो उसके कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, करेक्ट, क्योंकि सिलेबस ही इतना है, पढ़ के भी कुछ होने वाला है नहीं, एक दिन में इतना सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा। बट मैंने क्या किया, एक हेल्प कर दी उसकी, कि मैंने उसको थोड़ा लालच दिया। मैंने उसको ये कहा कि ये पॉइंट, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और ये तेरे एग्जाम में आएंगे, तो उसको क्या है, थोड़ा पॉजिटिव स्टिमुलस मिला। और पॉजिटिव स्टिमुलस मिला तो वो अब की बार पढ़ने के लिए मतलब ये होगा, तो अब वो पढ़ने के लिए ये यहाँ पे पढ़ने के लिए वो एक इच्छुक होगा। तो यहाँ पे वो कहने का मतलब, अगर मैंने उसको स्टिमुलाई दी तो अब की बार वो एक्टिव हो गया।
और अब की बार वो एक्टिव हो गया, मतलब वो एक तरह का रेस्टिंग कंडीशन में चला गया। तो ये वाला जो सारी कंडीशन होती है, मतलब सिंपल शब्दों में कहूं तो रिपोलराइजेशन स्टेज से एक रेस्टिंग स्टेज में, एक रिपोलराइजेशन के इनएक्टिव स्टेज से रेस्टिंग के मेम्ब्रेन पोटेंशियल के जो एक रेस्टिंग स्टेज तक आने में जो टाइम पीरियड लगता है, इसी को बोला जाता है रिफ्रैक्टरी पीरियड। करेक्ट। तो इस वीडियो के अंदर अपन ने रिफ्रैक्टरी पीरियड के बारे में देखा। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल्स, और इसके जो नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा मैं, वहां से आप देख सकते हो। थैंक यू।